हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम इम्यूनोलॉजी के जो सिलेबस है उसमें सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सेल्स है इम्यून सिस्टम की, वो हमने इम्यून सिस्टम दो तरीके का पढ़ा है, इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड जो इम्यूनिटी है वो इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है उसके अलग सेल्स हैं और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अलग सेल्स हैं। तो जो इम्यून सिस्टम है उसके हम सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर हम पहले सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम डेंड्राइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम मोनोसाइट मैक्रोफेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल किलर सेल के बारे में, एनके सेल्स के बारे में, न्यूट्रोफिल के बारे में, इस्नोफिल्स के बारे में, मास्ट सेल एंड बेसोफिलिक सेल के बारे में। देन जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है उनके सेल्स जो बी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। टी लिम्फोसाइट के अलग अलग टाइप्स, जो TH सेल है, TC सेल है, TR सेल है, देन TH सेल में TH1 सेल, TH2 सेल एंड TH17 सेल, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। जो सेल्स हैं इन्नेट इम्यूनिटी के, उसमें सबसे पहले हम जो डेंड्राइटिक सेल हैं उनसे स्टार्ट करेंगे। डेंड्राइटिक सेल हैं ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं बोथ क्लास ऑफ MHC कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, तो ये एंटीजन को दोनों टाइप से, कि इनके ऊपर दोनों MSC क्लास 1 और MSC क्लास 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंडोसाइटिक एज वेल एज साइटोसोलिक पाथवे, दोनों तरीके के पाथवे को शो करेंगे। एंटीजन को फेगोसाइटोसिस करेंगे, उसे उसकी प्रोसेसिंग करेंगे और उसे प्रेजेंट करेंगे। ये सारी जो बातें हैं वो हमने जब MHC मॉलिक्यूल पढ़ा था, MHC जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है वो पढ़ा था, उस टाइम पे ये जो मैंने अभी बातें बोली है वो डिटेल में बात की और इनकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। डेंड्राइटिक सेल है वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं। ये एंटीजन प्रेजेंट करती हैं थ्रू MSC क्लास 1, MSC क्लास 2, और किसे जो MSC क्लास 1 है वो T साइटोटॉक्सिक सेल को, और जो MSC क्लास 2 है वो T हेल्पर सेल को MSC प्रेजेंट करेंगी। ये दोनों तरीके की लीनिएज से बनती है, माइलॉइड एज वेल एज लिम्फोइड लीनिएज, दोनों लीनिएज से इनकी सिंथेसिस होती है। सिग्नल की बात करें तो इनके ऊपर FLT3L सिग्नल प्रेजेंट होता है। FMS लाइक टायरोसिन काइनेज लिगेंड, इसकी फुल फॉर्म है। इंटरस्टिशियल इंटरडिजिटिंग डेंड्राइटिक सेल हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करेंगी। जो डेंड्राइटिक सेल हैं उनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये दो टाइप की प्रेजेंट है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल एंड प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल। जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल हैं ये कोई APC नहीं है, ये कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम नहीं करती। जो प्लाज्मा साइटोइड डेंड्राइटिक सेल हैं ये मेजर रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट वायरस, कि वायरस के अगेंस्ट इनका मेजर रोल रहेगा। ये जो टाइप 1 इंटरफेरोन है उससे रिलेटेड उसे रिलीज़ करेंगी। जो इंटरफेरोन है वो वायरस के इन्फेक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा। जो मोनोसाइट हैं मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट ब्लड के अंदर, मैक्रोफेजेस टिश्यू के अंदर। ये क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स हैं और ये इंजेस्ट करती हैं, किल करती हैं सेल को, एक्सप्रेस MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल, और किन सेल को, जो अफेक्टेड सेल है उनको किल करने का काम करेंगी। और ये सिर्फ और सिर्फ MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल को एक्सप्रेस करेंगी और किसे एंटीजन को प्रेजेंट करेंगी, TH सेल को। अभी हमने बात की थी कि जो MSC क्लास सेकेंड है वो TH सेल को एंटीजन प्रेजेंट करता है। जो मैक्रोफेज हैं वो
एपोप्टोटिक बॉडीज़ को इनगल्फ करने का काम करती हैं। कैसे करती हैं? यहाँ पर जो इन्नेट इम्यूनिटी है और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अडेप्टेड इम्यूनिटी है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। कि यहाँ पर जैसे ये एंटीजन है, ये एंटीजन क्या किया, पहले इसे फेगोसाइटोसिस के थ्रू इनटेक किया गया फेगोसोम के अंदर। फेगोसोम फिर लाइसोसोम से फ्यूज़ करेगा, फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर एंटीजन को किल किया जाएगा, एंटीजन को मारा जाएगा। देन उसके जो उसे ब्रेक डाउन करके एंटीजेनिक पेप्टाइड बनाए जाएंगे। ये जो एंटीजेनिक पेप्टाइड है, इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उन्हें टुकड़ों में बांटा जाएगा। ईआर के अंदर जो एमएससी सेकंड क्लास मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की गई है, उसे वेसिकल के अंदर डाल के भेजा जाएगा। फिर इस वेसिकल में एंटीजेनिक पेप्टाइड को भेजा जाएगा गोल्गी में, और वहाँ से ये सीक्रेटरी वेसिकल के थ्रू यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट किए जाएंगे। यहाँ पर जो एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल है, वो एंटीजन के साथ में खड़ा है, उसे टीएच सेल आके पहचानेगा टी सेल रिसेप्टर के थ्रू एंड CD4+ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन के थ्रू। जो यहाँ पर ये वाली जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरा डायग्राम है, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट किया जा रहा है, एंटीजन प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। जो किलिंग है एंटीजन की, वो रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट किलिंग की जाती है। जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है, उसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे कि सुपर ऑक्साइड एनायन है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइपोक्लोराइड एनायन है। और जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट किलिंग है, उसके अंदर जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को रिलीज़ किया जाएगा, डिफेंसिन है, लाइसोजाइम है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इन्हें रिलीज़ किया जाएगा। देन जो रिएक्टिव नाइट्रोजन इंटरमीडिएट है, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस एसिड को रिलीज़ किया जाता है। जो मैक्रोफेजेस है अलग अलग टिश्यू में, उनके अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे कुछ की हम बात करें, लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेज पाई जाएंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, एल्वियोलर सेल्स। जो स्प्लीन के अंदर मिलेंगी, उसे स्प्लीनिक सेल। लीवर के अंदर क्यूफर सेल, बोन्स के अंदर ओस्टियोक्लास्ट सेल, किडनी के अंदर मीजनगियल सेल एंड ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स। फिर हम बात करें जो इसके बाद कौन सी सेल आती है, नेचुरल किलर सेल। अभी तक हमने 2 सेल के बारे में बात कर लिया, कौन कौन सी, डेंड्राइटिक सेल के बारे में हमने बात की, मोनोसाइटिक मैक्रोफेज के बारे में हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल के बारे में, जो नेचुरल किलर सेल है, उसमें जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, उन्हें किल किया जाएगा, किलिंग ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। इनके अंदर जो सेल की किलिंग होती है, वो कैसी सेल होती है, सेल्फ अल्टर्ड सेल की, जो सेल नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करती है, जो किसी टाइप के पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, ऐसी सेल को यहाँ पर किल किया जाता है। कैसे किया जाता है? यहाँ पर जो किलिंग होती है, वो परफोरिन एंड ग्रैन एंजाइम मीडिएटेड, ग्रैन एंजाइम A एंड B मीडिएटेड यहाँ पर किलिंग की जाती है। वो हम यहाँ पर इस वाले डायग्राम में बात करेंगे। जो नेचुरल किलर सेल है, उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, FC रिसेप्टर। यहाँ पर जो ये FC रिसेप्टर है, ये FC रिसेप्टर क्या करेगा, जो IgG एंटीबॉडी है, उसके FC रीजन को आइडेंटिफाई करेगा। जो FC रिसेप्टर है, वो कौन सा है, FC गामा R3CD16। ये बाइंड करता है IgG एंटीबॉडी से। और जो यहाँ पर साइटोटॉक्सिसिटी होती है, वो कौन सी होती है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। कैसे कि जैसे यहाँ पर कोई ये वायरस इन्फेक्टेड या सेल्फ अल्टर्ड सेल है, तो वो सेल्फ अल्टर्ड सेल के ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है। ये एंटीजन को कौन पहचानेगा, IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी का जो FC रीजन है, वो FC रीजन पहचाना जाएगा बाय FC रिसेप्टर ऑफ नेचुरल किलर सेल। जो ये नेचुरल किलर सेल है, ये जाके जब ये IG रीजन से बाइंड होगी, तो इसके अंदर सिग्नल जाएगा। इसके अंदर सिग्नल जाएगा तो यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, उन ग्रेन्यूल के अंदर परफोरिन एंड ग्रैन एंजाइम A एंड B भरा हुआ है। जैसे इन ग्रेन्यूल के पास सिग्नल गया, ये इनका एक्सोसाइटोसिस होगा और ये ग्रेन्यूल्स बाहर की ओर निकलेंगे और बाहर की ओर ये परफोरिन एंड ग्रैन एंजाइम को सीक्रेट करेंगे। परफोरिन क्या काम करता है, पोर फॉर्मेशन का। यहाँ पर जो ये
वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इसके अंदर पोर बनाने का काम करेगा और इन पोर के थ्रू ग्रेन एंजाइम ए एंड बी सेल के अंदर एंटर होंगे और जब ये सेल के अंदर एंटर होंगे तो ये सेल की एपोप्टोसिस करवाएंगे। ये कैसी प्रोसेस है? ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। अब जो नेचुरल किलर सेल है वो कैसे किल करती है वायरस इन्फेक्टेड सेल को, कि वो कैसे पहचानेगी कि कौन सी सेल नॉर्मल है, कौन सी वायरस इन्फेक्टेड है। तो देखिए, जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर हाई एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो नेचुरल किलर सेल है वो आएगी, वो इस एमएससी क्लास सेकंड के साथ बाइंड हुई, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है एमएससी क्लास सेकंड और ये अंदर नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, इनहिबिटरी सिग्नल भेजेगा। और जो लीगेंड है वो बाइंड होता है एक्टिवेटिंग रिसेप्टर के साथ। दो तरीके के रिसेप्टर है नेचुरल किलर सेल के ऊपर, इनहिबिटरी रिसेप्टर एंड एक्टिवेटरी रिसेप्टर। एक्टिवेटरी रिसेप्टर जो नॉर्मल सेल है उसके लिगेंड के साथ बाइंड होकर अंदर पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा, लेकिन उसे इनहिबिट कर दिया जाएगा विद द सिग्नल ऑफ इनहिबिटरी रिसेप्टर। जब ये इनहिबिटरी का रिसेप्टर है, इसका सिग्नल इनहिबिशन करवाएगा, मतलब नॉर्मल सेल को किल नहीं करना। लेकिन अगर कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड है तो उसके ऊपर एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है वो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं भेज पाती। सिर्फ एक्टिवेटिंग रिसेप्टर है वो एक्टिवेटिंग सिग्नल को भेजेगा, इनहिबिटरी रिसेप्टर अपना सिग्नल नहीं भेज पाता क्योंकि वो एमएससी क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं हो पा रहा है। इस वजह से सिग्नल कैसा गया? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब कि किल करो, किल करो, किसे किल करो? इन्फेक्टेड सेल को। और बेचारी जो नेचुरल किलर सेल है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल कर देगी। देन हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो जो न्यूट्रोफिल हैं वो ग्रेन्युलोसाइट के अंदर हम रखते हैं कि जो इनका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और जो इसका न्यूक्लियस है वो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल है ये, कि जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर काफ़ी लोब्स प्रेजेंट है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारा जो ब्लड है उसके अंदर सबसे अबंडेंट टाइप ऑफ सेल है, जैसे कि 40 to 60% न्यूट्रोफिल ही मिलती हैं। यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर लाइसोजाइम, कोलिनेजिनेस एंड इलास्टेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड के अंदर फेगोसाइटोसिस करने का काम करती हैं। ये डाइपिडेसिस की प्रॉपर्टी को शो करती है, मतलब कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट टू इन्फ्लेमेटरी साइट, कि जैसे ये क्या है? ये लेयर है, एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स की बनी हुई ये लेयर है और यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी साइट है और यहाँ इस साइड में ब्लड है। इस ब्लड से जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनके ऊपर इंटीग्रीन एंड सेलेक्टिन दो टाइप के रिसेप्टर हैं। सेलेक्टिन तो क्या करेगा कि जो एंडोथीलियल सेल है उनके कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड करेगा। देन ल्यूकोसाइट इंटीग्रीन के थ्रू आईकेम से बाइंड होके और यहाँ से जो गैप है इन सेल के बीच से उसमें से इनफिल्टर होके और इन्फ्लेमेटरी साइट पे पहुँचने का काम करेंगी। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डाइपिडेसिस नाम देते हैं। जो न्यूट्रोफिल है वो ऑप्सोनाइजेशन को शो करती है, मतलब कि ये इंड्यूस करती है फेगोसाइटोसिस को। ऑप्सोनाइजेशन को मतलब कि फेगोसाइटोसिस करवाएंगी और यहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस इंड्यूसिंग केमिकल हैं ऑप्सोनिन्स, वो कौन कौन से होते हैं? आईजी एंटीबॉडी होती है, C3b प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कैसे जो फेगोसाइटोसिस कैसे होता है पैथोजन का, कि यहाँ पर जो कोई पैथोजन है उस पैथोजन को किसने पहचाना? आईजीजी एंटीबॉडी ने। आईजीजी एंटीबॉडी का जो एफसी रिसेप्टर रीजन है, एफसी जो रीजन है उसे पहचानने के लिए न्यूट्रोफिल के ऊपर एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे ये एफसी रिसेप्टर को पहचानेगा, यहाँ पर इसके दूसरे साइड में ये C3b रिसेप्टर एक्सपोज होंगे और ये C3b प्रोटीन को अपने साथ में बाइंड करेंगे। जैसे ही C3b प्रोटीन बाइंड होगा, यहाँ पर जो फेगोसाइटोसिस है पैथोजन का वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसे ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैनर में किल किया जाएगा। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी बॉडी का। देन हम बात करें इस्नोफिल की, तो जो इस्नोफिल्स हैं उनका मेजर रोल होता है अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, की जो पैरासाइट्स हैं जैसे कि जो हेलमिंथिस हैं, एस्केरिस हुआ, लार्ज हेलमिंथिस पैरासाइट है, उन्हें किल करने का काम करती हैं। ये भी क्या करेंगी? फेगोसाइटोसिस ही करेंगी।
इनके अंदर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है और तभी इन्हें क्या बोलते हैं, हम ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं। ग्रेन्यूल्स हैं, उनके अंदर एंजाइम्स हैं और जो एंजाइम्स हैं वो पैरासाइट की सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने का काम करेंगे। ये माइलोइड लीनिएज की सेल है और यह इसकी सिंथेसिस कैसे होती है कि जो इंटरल्यूकिन 5 है वो स्टिमुलेट करता है इस्नोफिल की सिंथेसिस को। और यहाँ पर जो इस्नोफिल सेल है वो कैसे कि कोई भी पैरासिटिक हेलमिंथेस है जैसे कि एस्केरिस, वो क्या काम करवाएगा, वो इसके रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा, अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पर आईजीई रिसेप्टर प्रेजेंट है, आईजीई एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके अंदर बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और इन बेसिक प्रोटीन को हम एसिडिक डाई के साथ में स्टेन कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इस्नोफिल पड़ा। इन पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर जो इस्नोफिल काउंट है हमारी बॉडी का वो बढ़ जाता है। बेसोफिलिक एंड मास्ट सेल की अगर हम बात करें तो ये मेनली इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में काम आती है। जैसे कि मधुमक्खी अगर काट लेती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आने लगता है, इन्फ्लेमेशन आने लगता है, तो वहाँ पर जो मास्ट सेल हैं, बेसोफिलिक सेल हैं, वो मेजर रोल प्ले करेंगी। जो बेसोफिल सेल हैं वो कहाँ मिलती हैं, ब्लड में। मास्ट सेल कहाँ होंगी, टिश्यू में। ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग सेल है, वैसोएक्टिव अमाइंस प्रेजेंट है इनके ग्रेन्यूल्स में और ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं। जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर क्या कौन कौन से वैसोएक्टिव अमाइंस हैं, हिस्टोमाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ल्यूकोट्राइनिन है, सेरोटोनिन है। और जब ये रिलीज़ किए जाएंगे और जब रिलीज़ होंगे कैसे होंगे कि जो बेसोफिल और मास्ट सेल है उनका डीग्रेनुलेशन होगा एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जेन एंटर करता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स को कॉज करेगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आएगा और कैसा है ये, आईजी मीडिएटेड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है। जैसे कि किसी ने परफ्यूम लगाया उसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को एलर्जिक रिस्पॉन्स आने लगते हैं। तो जो जैसे एलर्जेन कौन कौन से हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर हैं, पोलन्स हैं, डस्ट है, चोक है, ग्रास है जैसे पार्थीनियम, सी फूड है, केमिकल्स हैं, ड्रग्स है, परफ्यूम है, कोई सोप, शैम्पू, ये एलर्जेन की तरह किसी की भी बॉडी पे काम कर सकते हैं। तो जो एलर्जेन है उसको कौन पहचानेगा, आईजीई एंटीबॉडी। और आईजीई एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इस बेसोफिल और मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट है। तो आईजीई एंटीबॉडी विद एलर्जेन को पहचाना आईजीई रिसेप्टर ने, वो अंदर जाके कैल्शियम का सिग्नल भेजेगा। कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा होगी साइटोप्लाज्म में जिसकी वजह से जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका डीग्रेनुलेशन होगा और वो बाहर रिलीज़ करेंगे हिस्टामिन को, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन को, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है जिसकी वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट होगी जो कि आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड रेस्पॉन्स है। ये सारे सेल किसके पढ़े हमने, ये सेल हमने बात की सेल्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम बात करने वाले हैं जो सेल इन्वॉल्व होती हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बी लिम्फोसाइट के बारे में। जो बी लिम्फोसाइट है वो सिंथेसिस होती है और मैचुरेशन होता है उनका बोन मैरो के अंदर। जो बी सेल है वो एक्सप्रेस करती है एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल को और ये प्रेजेंट करती है एंटीजन को टीएच हेल्पर सेल से। जो बी सेल रिसेप्टर है उसमें कौन आएगा, बी सेल रिसेप्टर में आईजीएम आईजीडी एंटीबॉडीज़ हैं। और जो बी सेल एक्टिवेशन है वो किस किस के थ्रू हो सकता है, अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो बी सेल का एक्टिवेशन होगा, एंटीजन कर सकते हैं, साइटोकाइंस कर सकते हैं। जब बी सेल का एक्टिवेशन होता है तो क्या प्रोसेस चलती है कि जो बी सेल है वो प्रोलिफरेट करेगी और डिफ्रेंशिएट करेगी, मतलब कि वो अपने नंबर को बढ़ाएगी और ख़ुद को डिफ्रेंशिएट करेगी इन प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल हैं उन्हें स्टोर करके रखा जाता है कि ताकि जब सेम पैथोजन का री इन्फेक्शन हो तो मेमोरी बी सेल आगे चल के
एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सके जल्दी से, और लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं मेमोरी बी सेल। प्लाज्मा सेल है वो प्राइमरी एंटीबॉडी आईजीएम एंटीबॉडी को रिलीज़ करेंगी और क्लास स्विचिंग की वजह से आईजीजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं, आईजीए आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो कि जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो ये तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगी, ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। देन हम बात करें टी लिम्फोसाइट की, तो जो टी लिम्फोसाइट है उसकी सिंथेसिस बोन मैरो के अंदर होगी, लेकिन उसका जो मैच्योरेशन है वो थाइमस में होता है, वो बोन मैरो में नहीं होता। जो टी लिम्फोसाइट है वो 3 तरीके की देखने को मिलती हैं: टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल एंड टी रेगुलेटरी सेल। जो टी हेल्पर सेल है उसमें CD4+ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन होगा। जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है उनके पास CD8+ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन होगा। टी हेल्पर सेल का फंक्शन क्या क्या है? ये डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइंस को रिलीज़ करने का काम करेंगी। ये एक्टिवेट करती है डिफरेंट सेल को, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, डेंड्राइटिक सेल, इन्हें ये एक्टिवेट करेंगी। टी साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिवेट करेंगी, बी सेल को एक्टिवेट करेंगी, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल की फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती हैं, क्लास स्विचिंग में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलेशन में काम आएंगी। यहाँ पर जो एंटीजन रिसेप्टर है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो टी सेल रिसेप्टर जो अल्फ़ा बीटा हेटेरोडायमर है और डेल्टा गामा हेटेरोडायमर है। देन CD8+ को रिसेप्टर प्रेजेंट एंड CD20+ को रिसेप्टर को स्टिमुलेशन रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करेंगे, एंटीजन प्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं कि इन्हें एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है। जो बी लिम्फोसाइट है, डेंड्राइटिक सेल है, मैक्रोफेज हैं, वो अपने ऊपर MSC क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस करवाएंगी और एंटीजन को प्रेजेंट करती हैं टी हेल्पर सेल के। जैसे कोई बी सेल रिसेप्टर है, BCR एंटीजन पैथोजन को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा, उसे फेगोसाइटोसिस करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा, उसकी वेसिकल में वेसिकल के थ्रू फॉर्म वेसिकल बनाएगा। देन लाइसोसोम के साथ में ये वेसिकल फ्यूज़ होगा, एंटीजन को किल किया जाएगा, एंटीजेनिक पेप्टाइड बनाए जाएंगे। यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर क्लास सेकेंड MSC मॉलिक्यूल की सिंथेसाइज की जाती है, उसे गोल्गी में भेजा जाएगा। देन ये जो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पेप्टाइड को लगाया जाएगा और उसे जो TH सेल है उसे प्रेजेंट किया जाएगा। जो बी सेल है, बी सेल के ऊपर जो MSC क्लास सेकेंड एंटीजन को लिए हुए है वो टी सेल रिसेप्टर उसे रिकॉग्नाइज करेंगी। यहाँ पर जो CD4+ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो MSC क्लास सेकेंड के साथ में इंटरेक्ट करेगा। बी सेल का CD4 जो लिगेंड है वो CD4+ ऑफ TH नोट सेल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो को रिसेप्टर्स है CD28 वो CD80-86 ऑफ B7 के साथ बी सेल के साथ में इंटरेक्ट करेगा। ये 1, 2, 3 3 तरीके के यहाँ पर सिग्नल आएंगे। ये जो सिग्नल है ये TH नोट हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेंगे। जब TH सेल एक्टिवेट होगी तो वो अपना क्लोनल एक्सपेंशन करेगी, मतलब प्रोलिफ्रेशन करेगी एंड डिफ्रेंशिएशन करेगी। डिफ्रेंशिएशन करके ये TH1, TH2 एंड TH17 सेल में कन्वर्ट होगी। एक और बात, जो इम्यूनो डिफिशियंसी के जो जैसे कि एड्स की हम बात करें, HIV वायरस है वो TH सेल को ही इन्फेक्ट करता है सबसे पहले। जो TH1 सेल है, TH2, TH17 ये साइटोकाइंस को रिलीज़ करने का काम करेंगी। कौन कौन से साइटोकाइनिन? अलग अलग तरीके के साइटोकाइंस को ये रिलीज़ करती है। जैसे जो TH1 सेल है वो इंटरल्यूकिन गामा को ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करवाएंगी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जनरेट करवाने का काम करती है। जो TH2 है वो इंटरल्यूकिन 2, 4, 5, 10, 13 इन्हें रिलीज़ करेंगे और इनकी वजह से जो इस्नोफिल सेल हैं, बी सेल हैं, वो एक्टिवेट होंगे, क्लास स्विचिंग होगी और जो साइटोकाइंस हैं वो बी सेल के ऊपर बाइंड होंगे। जब ये बी सेल के ऊपर जो साइटोकाइंस हैं वो बाइंड होंगे तो बी सेल एक्टिवेट होंगी, वो अपना क्लोनल एक्सपेंशन करेंगी, अपने नंबर को बढ़ाएंगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगी और 3 डेज़ की ये प्रोसेस है। इसमें 3 डेज़ में तो मेमोरी बी सेल
डिफ्रेंशिएट होंगी और 7 डेज में प्लाज्मा सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा। प्लाज्मा सेल वही हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेमोरी बी सेल प्रोवाइड करवाती है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन को अगेंस्ट री इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। यहाँ क्या होगा कि जो मेमोरी सेल है वो अगर सेम काइंड का पैथोजन बॉडी में री एंटर किया तो उसे मेमोरी बी सेल एक्टिवेट होंगी, वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगी और सेकेंडरी एंटीबॉडी की वो फॉर्मेशन करेंगी। देन जो TH17 सेल है वो रिलीज़ करती है इंटरल्यूकिन 17 को, 22 को, और ये न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेंगी, NK सेल को एक्टिवेट करेंगी, TC सेल को एक्टिवेट करेंगी। जो NK सेल और TC सेल हैं वो फंगल इन्फेक्शन के ड्यूरिंग एक्टिवेट होंगी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। देन हम बात करें, ये TH हेल्पर सेल की बात थी। T साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में बात करें तो CD8+ टाइप ऑफ क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये शो करेंगी। इनका मेन काम क्या है कि जो इंट्रासेलुलर पैथोजन से इन्फेक्टेड सेल है उनको किल करना, जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फंगल इन्फेक्टेड सेल है, कैंसरस सेल है, उनको किल करने का काम करती है। ये एलिमिनेट करती हैं सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन को फ्रॉम बॉडी से, मतलब कि जो एबनॉर्मल सेल हैं उन्हें किल करने का काम करेंगी। ये परफोरिन ग्रेन एंजाइम मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक किलिंग करती हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले इनके बारे में बात की थी कि जो T साइटोटॉक्सिक सेल है उसके ऊपर CD40 प्रेजेंट है, CD28, TCR एंड CD8+ को स्टिमुलेटरी को रिसेप्टर प्रेजेंट है। और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो MSC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर शो करते हैं। और यहाँ पर जो T साइटोटॉक्सिक सेल है जब वो एक्टिवेट होंगी तो वो इफेक्टेड TC सेल की फॉर्मेशन करती हैं। और यहाँ पर जो फाज लिगेंड है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल के डेथ रिसेप्टर के साथ में बाइंड होगा और सिग्नल भेजता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रेन एंजाइम है परफोरिन है वो रिलीज़ होंगे। ग्रेन एंजाइम एपोप्टोसिस करवाने का काम करेगा। जो T रेगुलेटरी सेल हैं वो सप्रेसर सेल की तरह एक्ट करती है। इनका काम होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करना। ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती हैं। जैसे कि बहुत टाइम तक अगर कोई सेल एक्टिवेटेड रह गई तो उसे शांत करवाना भी ज़रूरी है, उसे रेस्टिंग स्टेट में भी लाना ज़रूरी है। एक्टिवेटेड इम्यून सिस्टम को ये जो TR सेल हैं ये नॉर्मल स्टेट में लेके आती हैं, रेस्टिंग स्टेट में लेके आती हैं। यहाँ पर कौन कौन से रिसेप्टर हैं? CD28+, CD4+, CD25+, CD3+ को रिसेप्टर एंड TCR टी सेल रिसेप्टर अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जो T सेल रेगुलेटरी सेल है उनका मेन काम क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारा, कोई जो सेल है एक्टिवेटेड जो इम्यून सेल है वो काफ़ी लंबे टाइम से एक्टिवेटेड है और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आ रही है। अगर वो नॉर्मल स्टेट में नहीं आएगी तो वो एग्जॉस्ट होकर उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर वो हमारे सेल्फ एंटीजन को भी, हमारी जो सेल्फ सेल है उन्हें भी किल करने लगेगी। तो इस लॉस से हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो T रेगुलेटरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगी और वो एक्टिवेटेड इम्यून सेल को रेस्टिंग स्टेट में ले जाके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।